इंजन, ऊष्मा इंजन दो भाग दिख रहे हैं। पहला पार्ट आपका ऊष्मा और ये आपका इंजन। ऐसा इंजन जो किस पर कार्य करे, आपका ऊष्मा अवशोषित करके काम करे, ऐसा क्या कहलाएगा, ऊष्मा इंजन। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ऊष्मा इंजन वह इंजन है या वह चक्रीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊष्मा इंजन क्या है, वह चक्रीय प्रक्रिया है या वह चक्रीय प्रक्रम है जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा का किसमें रूपांतरण होता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। यह आपका क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन कहलाता है। इसके मुख्य भाग हैं आपका, पहला है स्रोत, दूसरा भाग है आपका सिंक, तीसरा भाग है आपका कार्यकारी पदार्थ। ये है आपके तीन मुख्य भाग हैं। इसमें कौन कौन सा है, ऊष्मा इंजन का स्रोत, दूसरा सिंक और तीसरा आपका कार्यकारी पदार्थ। स्रोत किसे कहते हैं, स्रोत आपका ऐसा स्रोत आपका रहेगा जिसमें क्या है, ऊष्मा या ऊष्मीय क्षमता क्या होगी, अनंत होगी। मतलब आपका इससे कितना ही ऊष्मा ले लो, इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसका ताप आपने T1 केल्विन पर कांस्टेंट रखा हुआ है स्रोत का, तो उतने पर ही ये बना रहेगा। इससे आप कितना भी ऊष्मा लोगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अनंत ऊष्मीय धारिता का। दूसरा आपका सिंक, सिंक किसे कहेंगे, सिंक को कितनी ही ऊष्मा दे दो, इससे ले लो, स्रोत से ले लो, इसको फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार सिंक से ऊष्मा, सिंक ऊष्मा दे दो, इसकी की ऊष्मीय धारिता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए इसका ताप आपने T2 केल्विन पर कांस्टेंट रखा है तो उतने ही पर बना रहेगा, कितना भी दे दो इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो स्रोत का ताप है वो सिंक के ताप से अधिक हो। इसका ताप क्या होना चाहिए, सिंक के ताप से अधिक होना चाहिए। तीसरा भाग है आपका कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ जो इसमें क्या करे, ऊष्मीय इंजन में काम करेगा। तो जैसे कि आपका क्या हो सकता है कार्यकारी पदार्थ, भाप हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। जो इंजन में यूज होता है, इंजन का चलाने के लिए क्या जरूरत होता है, जैसे स्कूटर को चलाना है तो क्या जरूरत है, आपका पेट्रोल लगेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, कार्यकारी पदार्थ। जैसे पेट्रोल, डीजल या भाप इंजन, आपका जेम्स वाट का आया था भाप इंजन, उन्होंने इन्वेंट किया था, तो वो आपका क्या है, भाप। तो उसमें कार्यकारी पदार्थ क्या था, आपका भाप था। तो आपका इसमें कार्यकारी पदार्थ में हो सकता है पेट्रोल, डीजल, ये हो सकता है। तो ये किस प्रकार काम करता है ये देखते हैं। ऊष्मा इंजन का ग्राफ दिया गया है, मान लीजिए ये आपका स्रोत है, ये आपका सिंक है, ये आपका ऊष्मीय इंजन। कार्यकारी पदार्थ जो है स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और W कार्य करके Q2 ऊष्मा किसको दे देता है, सिंक को दे देता है। अतः कार्य बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। क्या होगा, कार्य कितना आएगा आपका, Q1 माइनस Q2। तो ऊष्मा इंजन में क्या होगा आपका, किस प्रकार कार्य करेगा ऊष्मा इंजन,
ऊष्मा इंजन के 3 पार्ट बताए गए थे। कौन कौन सा बताया गया था? स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ। तो स्रोत क्या करते हैं? जो कार्यकारी पदार्थ है वो क्या करता है? स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और W कार्य करके जो सिंक है उसको Q2 ऊष्मा दे देता है। और इस प्रकार पुनः कार्यकारी पदार्थ क्या होता है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाता है। तो यह चक्रीय प्रक्रम आपका चलते रहता है, मतलब कार्यकारी पदार्थ की जो मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने क्या किया? Q1 ऊष्मा अवशोषित किया, कार्य किया और पुनः अपनी प्रारंभिक Q2 ऊष्मा किसको देके? सिंक को देके अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आया। तो यह प्रोसेस बार बार चलता रहता है। तो इस प्रकार आपका ऊष्मा इंजन काम करता है। मतलब आपका एक प्रकार से जो कार्यकारी पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा यदि यूज़ करें तो आपका ऊष्मा इंजन भी अधिक से अधिक काम करेगा। तो इस प्रकार इसकी दक्षता की यदि गणना करनी है तो दक्षता क्या हो जाएगी? ऊष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र है ऊष्मा इंजन की दक्षता बराबर होता है आपका, इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं। दक्षता को किसे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से। तो ईटा बराबर होगा किया गया लाभकारी कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा। बटा अवशोषित ऊष्मा, ये होता है सूत्र दक्षता का। किया गया लाभकारी कार्य बटा कितना उसने अवशोषित किया ऊष्मा कार्य करने के लिए, तो बटा क्या होगा आपका? अवशोषित ऊष्मा। तो आपका किया गया कार्य कितना है? मान लीजिए W है और अवशोषित ऊष्मा कितना है आपका? Q1 है ना। स्रोत से कितना ऊष्मा उसने अवशोषित किया पदार्थ ने? Q1। तो आपका W अपान क्या हो गया? Q1। तो ईटा इक्वल टू W अपान Q1। अब W बराबर क्या होता है? Q1 माइनस Q2। तो यहाँ रख दीजिए Q1 माइनस Q2 अपान Q1। अब इसको अलग अलग करोगे तो कितना आएगा आपका? कितना आ जाएगा? ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपान Q1। Q1 का इसमें भी भाग दे दिए और इसमें भी अलग कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q2 अपान Q1। ये आपका किसका सूत्र है? ऊष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र है। अब आगे है आपका कार्नो का उत्क्रमणी इंजन और कार्नो चक्र। क्या है आपका? कार्नो का उत्क्रमणी इंजन और कार्नो चक्र। जैसे प्रारंभ में ये बताया गया जो ऊष्मीय इंजन का ये देखा गया कि जो दक्षता होती है बहुत ही कम होती है। दक्षता बहुत कम होती है, तो इसमें सुधार के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए। ये सोचा कि हो सकता है जो इंजन हम बना रहे हैं उसमें कोई बनावट में गड़बड़ी आ रही है, इसलिए उसकी दक्षता कम आ रही है हमारी। लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी कोई करेक्शन नहीं हुआ, दक्षता मतलब उतना ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। तो बाद में जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला वो थे सादी कार्नो, जो नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने फिर इसका सॉल्यूशन निकाला और कहा कि किसी भी जो इंजन की जो दक्षता है वो 100% नहीं हो सकती, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तो आपका उन्होंने इसके लिए जो करेक्शन किए वो था कि आपका जो कार्नो का उन्होंने लिया, इसमें संशोधन किया उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए। जो कार्नो का इंजन है वो अधिकतम दक्षता के लिए काम करता है, मतलब किसी भी इंजन की जो दक्षता है कार्नो की इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो बताया, जो उन्होंने उसमें इंजन की जो कल्पना की, उन्होंने एक आदर्श कल्पना है उनकी,
मतलब व्यवहार में ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो बताया, इंजन में जो करेक्शन किए, उन्होंने ये लिया, उनके जो इंजन के भाग थे, जैसे ये आपका पहला ये सिलेंडर कहलाता है आपका, जिसमें आपका क्या भरा हुआ है, आदर्श गैस भरा हुआ है, और इसमें एक कुचालक और घर्षण रहित क्या लगाया गया है, पिस्टन लगाया गया है। मतलब इसका कुचालक है और घर्षण रहित है, मतलब ऊर्जा का ह्रास यहाँ नहीं होगा। दूसरा भाग उनका था ऊष्मा स्रोत। ऊष्मा स्रोत को क्या माना गया है, अनंत ऊष्मी दक्षता, मतलब ऊष्मी क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है, अनंत माना गया है। मतलब इसको कितनी भी ऊष्मा स्रोत से कितनी भी ऊष्मा ले लो, इसका ताप कितने पर कांस्टेंट रहेगा, आपका T1 केल्विन पर कांस्टेंट रहेगा। अगला भाग था इनका पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म जो आपका सिलेंडर है उसके लिए क्या काम करता है, स्टैंड का काम करता है। यहाँ पर जैसे यहाँ से लाए, फिर यहाँ कहाँ रखेंगे अपन उस सिलेंडर को, कुचालक प्लेटफॉर्म पे। ये आपका चौथा भाग है इसका सिंक। सिंक को भी अनंत ऊष्मी क्षमता का माना गया है, मतलब इसको हम कितनी भी ऊष्मा दे दें उसका ताप किस पर कांस्टेंट रहेगा, T2 केल्विन पर ही कांस्टेंट रहेगा। इसको हम सिंक कहते हैं। ये आपका T1 का ताप T2 के ताप से क्या रहेगा, हमेशा अधिक। स्रोत का ताप सिंक के ताप से अधिक रहेगा। यहाँ पर जो आपका सिलेंडर है, इसका जो आधार है वो चालक है, सुचालक है, लेकिन ये जो इसका दीवार बना हुआ है वो कुचालक है। तो इस प्रकार ये इसके चार भाग हो गए। कौन कौन से भाग हो गए आपका, एक सिलेंडर, पिस्टन युक्त सिलेंडर, दूसरा भाग आपका ऊष्मा स्रोत, तीसरा भाग आपका पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म, और चौथा भाग आपका सिंक कहलाता है। ये आपके चार भाग हैं। अब इसमें जो कार्यकारी पदार्थ होता है, कार्यकारी पदार्थ कौन सा है आपका, यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ आदर्श गैस लिया गया है। आदर्श गैस यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ है। इसमें इसी के बीच जो काम करने वाला, जो कार्यकारी पदार्थ इन्हीं के बीच जो काम करता है, वही क्या कहलाता है, कार्नोट चक्र कहलाता है। तो कार्नोट चक्र, आपका कार्नोट चक्र का मतलब क्या होता है, कार्नोट चक्र का मतलब है जो इसमें कार्यकारी पदार्थ जो है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। एक चक्रीय प्रक्रम के तहत, या एक प्रकार से बोला जाए उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ मतलब विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वो क्या हो जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं, कार्नोट चक्र कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, कार्नोट चक्र कहते हैं। तो किस प्रकार काम करता है, इसको हम इसका ग्राफ के द्वारा इसका ग्राफीय निरूपण किया गया। इसी का जो जो यहाँ कार्य हो रहा है उसका क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्राफीय निरूपण। तो हमने दो अक्ष ले लिए, एक्स अक्ष को आयतन के लिए V और y अक्ष को दाब के लिए P। दाब आयतन में परिवर्तन करके विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए आपका कार्यकारी पदार्थ किस में आएगा, प्रारंभिक अवस्था में आएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है, आदर्श गैस है। इस समय ये जो कंडीशन है, ये एक यहाँ A पॉइंट है, ये पॉइंट सिचुएशन को बता रहा है। सबसे शुरू का कंडीशन, जब आपका आदर्श गैस का दाब क्या है, P1 है, और आयतन कितना है, V1 है। अब आपने इस सिलेंडर को कहाँ रखा, ऊष्मा स्रोत में रखा। ऊष्मा स्रोत में रखोगे तो उस स्थिति में क्या होगा, आपने सिलेंडर को कहाँ रखा, स्रोत में रखा है, तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होने लगेगा, ये प्रोसेस आपका धीरे धीरे होगा और इसमें क्या होगा, समतापी प्रसार होगा। क्या होगा यहाँ पर, समतापी प्रसार। तो ये भाग बता रहा है आपके स्रोत वाले भाग को। T1 केल्विन पर आपका जो कार्यकारी पदार्थ है उसमें क्या होगा, समतापी प्रसार होगा।
समतापी प्रसार होगा। तो जाहिर सी बात है, जब गैस में प्रसार होगा तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आयतन V1 से क्या हो गया, V2 बढ़ गया। अब आयतन में वृद्धि होगी तो दाब में क्या होगी, कमी होगी। तो दाब डाउन हो गया, तो दाब P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। ये हो गया। अब इस सिचुएशन में जब भी प्रसार होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई तो उसकी पूर्ति वो कौन करे, किससे करेगा, यहाँ से क्या है, Q1 ऊष्मा ले लेगा कार्यकारी पदार्थ। Q1 ऊष्मा लेके आपका क्या हुआ, उसका दाब P1 से P2 और आयतन V1 से V2। तो इस प्रकार से उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो कमी हो रही थी उसकी पूर्ति किससे हो गई, ऊष्मा स्रोत से हो गई। और इसका ताप कितना बना हुआ है, अभी भी T1 केल्विन पर कांस्टेंट है। मतलब इससे ऊष्मा लेने के बाद भी इसका ताप कितना है, T1 केल्विन। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसको हम इस सिलेंडर को अब कहाँ रखेंगे, किस में रखेंगे, आप पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म में रखेंगे। पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म में प्रसार होगा, पुनः पिस्टन का सिलेंडर में प्रसार होगा, जिससे पिस्टन कहाँ है, ऊपर की ओर उठेगा, जिससे आपका आयतन में फिर से बढ़ोतरी होगी। आयतन V2 से क्या हो गया, आपका क्या हो गया, V3 हो गया। और दाब क्या हो गया, प्रसार हो रहा है तो दाब में कमी होगी, तो P2 से क्या हो गया, P3 हो गया। लेकिन यहाँ कौन सा प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार का मतलब क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार का मतलब क्या है, प्रसार होगा तो इसमें क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, मतलब ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए पहले ताप उसका क्या था, इस आदर्श गैस का भी ताप कितना है, T1 केल्विन पर कांस्टेंट रखा गया है। अब यहाँ आएगा तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, जिससे ताप किस डाउन हो जाएगा। पहले ताप कितना था, T1, उसका ताप क्या हो जाएगा, अब T2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में ताप क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें कौन सा प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। ये पूरा कुचालक की दीवार है, अतः ये क्या है, यहाँ पर बाहर से ऊष्मा का मतलब वातावरण से इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। इसके बाद आप इस सिलेंडर को कहाँ रखोगे, सिंक में रखेंगे, सिंक में रखेंगे। अब ये वाला कौन सा कंडीशन हो गया आपका, ये रुद्धोष्म प्रसार पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। अब आपका कौन सा कंडीशन आएगा, समतापी संपीड़न। मतलब आपका ताप, जो गैस का ताप है अभी कितना हो गया है, T2 हो गया है। उसी ताप पर आप क्या कर रहे हो, सिलेंडर को कहाँ रख रहे हो, सिंक में रख रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आपके द्वारा कार्य किया जाएगा। आप क्या कर रहे हो, पिस्टन को दबा रहे हो, तो पिस्टन को दबाने से उसका आयतन में क्या हो जाएगी, कमी होगी, और दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दाब का आयतन क्या हो गया, V3 से V4 हो गया, और दाब कितना हो गया, P3 से P4 बढ़ गया। अब दाब बढ़ गया मतलब क्या होगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी कि वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। अब आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे उसके दाब में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, जिससे आपका जो गैस का आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। मतलब क्या हो गया, ताप बढ़ गया, तो या ऊष्मा उत्सर्जित होगी उससे। तो ऊष्मा जो उसका बढ़ी हुई ऊष्मा है वो किसको दे देगा, वो सिंक को दे देगा, और अपना ताप किस पर कांस्टेंट रखेगा, T2 केल्विन पर कांस्टेंट रखेगा। इस प्रकार आपका सिंक का ताप वही बना हुआ है, T2 केल्विन ही बना हुआ है। अब इसको सिलेंडर को पुनः किस में रखेंगे, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। मतलब ये आपका ए वाला कंडीशन, चौथा कंडीशन। इसमें क्या होगा, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म को पर आप इस सिलेंडर को रखोगे और पिस्टन को दबाओगे, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, जिससे ताप T2 से क्या हो जाएगा, आपका T1 हो जाएगा पुनः। और उसका जो आयतन है
वो पुनः उसका प्रारंभिक आयतन में पहुंच जाएगा V1 में, और दाब P4 से P1 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक चक्रीय प्रक्रम हुआ, विभिन्न अवस्थाओं से कार्यकारी पदार्थ जो है वो गया और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था P1 V1 में आ गया। तो यही आपका क्या कहलाता है, कार्नोट चक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका उसका पार्ट्स हो गए चारों, और इससे में जो कार्य हो रहा है उससे रिलेटेड आपका ये कर्व हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें किए गए कार्य की गणना करनी है। तो इसमें देखते हैं कार्नो इंजन की दक्षता। हमको क्या निकालना है, कार्नो इंजन की दक्षता। तो आपका कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता में आपका क्या होगा, दक्षता को किससे डिनोट करते हैं हम, ईटा से। तो ईटा बराबर क्या होगा, कार्नो चक्र में किया गया लाभकारी कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा, स्रोत से अवशोषित ऊष्मा। तो आपका लाभकारी कार्य बटा क्या होगा आपका, अवशोषित ऊष्मा। ऊष्मा W/Q1, इसका मान आपने निकाला है, क्या निकाला है, 1 - Q2/Q1 है, ये है। तो इन्हीं सूत्रों का हम यूज करेंगे। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, दक्षता निकालने के लिए कुल कार्य, इस पूरे चक्र में किया गया कुल कार्य आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जो सिचुएशन आया है, 4 है आपके, कौन कौन सा आपका, कौन कौन सा है, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। ये चारों कंडीशन में किया गया कार्य की गणना करनी है, फिर कुल कार्य आपको निकालना है। तो सबसे पहला कौन सा कंडीशन है आपका, कौन सा कंडीशन है, समतापी प्रसार में किया गया कार्य। पहला हम निकालते हैं, पहला है समतापी प्रसार में किया गया कार्य। क्या होगा कार्य आपका, समतापी प्रसार में किया गया कार्य की आपने पहले ही गणना कर ली है, W का मान निकाला है। W = कितना होता है, RT क्या होता है आपका, समतापी प्रसार में किया गया कार्य, उसके लिए आपने सूत्र निकाला था RT log V2/V1, ये निकाला था ना। तो वही सूत्र आएगा आपका, समतापी प्रसार में किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, मान लीजिए ये W1 है, तो W1 = क्या हो जाएगा, R। यहाँ पर ताप कितना है, समतापी प्रसार मतलब यहाँ पर, यहाँ हो रहा है आपका स्रोत में, तो यहाँ पर समतापी प्रसार में ताप कितना है आपका गैस का, T1। तो यहाँ पर क्या होगा आपका T1 log आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, प्रारंभ में आयतन कितना था यहाँ पर, V1 था, V1 से क्या हो गया यहाँ पर आयतन V2 हो गया।
तो आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, V1 से V2। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर V2 अपान V1, या आप इस प्रकार भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ग्राफ में, यहाँ पर आपका समतापी प्रसार वाला कौन सा है, A और B। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका समतापी प्रसार हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक आपका बंद वक्र मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा आपका A B B स्मॉल b A A। तो इससे घिरा जो क्षेत्रफल है वो होगा आपका इस समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य। तो आपका क्या निकलेगा, अगर इस रूप में लिखें तो वक्र ए बी बी ए ए का क्षेत्रफल ये होगा आपका उस इस प्रकार W1 इक्वल टू कितना आ गया, RT1 log V2 अपान V1। तो ये किसके बराबर होगा, एक प्रकार से आपका स्रोत से ली गई ऊष्मा, कितनी ली गई है ऊष्मा, Q1। तो ये किसके बराबर होगा, आपका Q1 के बराबर होगा। इसी प्रकार ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका। दूसरा आपका क्या है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, B से C में कौन सा प्रसार हो रहा है, कौन सा प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार किस में होता है, जब हम इस सिलेंडर को किस में लाते हैं, स्रोत से हटाकर किस में रखते हैं, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म पर। तो अभी यहाँ पर था, तब दाब क्या था P2 और आयतन V2। अब दाब में परिवर्तन कितना हो जाता है, यहाँ पर आपका P3 और आयतन कितना हो जाता है V3। तो रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य में कार्य कितना होगा, W2 इक्वल टू कितना होगा आपका, रुद्धोष्म प्रसार के लिए कार्य का सूत्र क्या है आपका, क्या होगा, पहले निकाले हो, क्या सूत्र है इसका, W इक्वल टू 1 अपान R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये है आपका सूत्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R गामा माइनस 1, ताप कहाँ से कहाँ हो गया आपका, T1 से T2। इसको दे दो समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। यहाँ पर यदि सूचक आरेख के द्वारा बताएं तो इसमें क्षेत्रफल के रूप में तो कौन सा भाग आएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये है, ये नीचे ये वाला भाग है, B और C वाला भाग, इसको नीचे मिलाएं यहाँ से x अक्ष से, तो B C C B B इससे घिरा क्षेत्रफल इसका किया गया कार्य होगा। तो सूचक आरेख में कौन सा भाग है आपका, B C C B B से घिरा क्षेत्रफल ये आएगा। अब आपका तीसरा कंडीशन कौन सा है आपका, समतापी संपीड़न। समतापी संपीड़न तीसरा कंडीशन,
समतापी पीड़न में कार्य कितना निकलेगा? W3। ये उस समय क्या होता है, समतापी संपीड़न कहाँ हो रहा है आपका? इसमें सिंक में हो रहा है। जब आप प्लेटफॉर्म से हटाकर सिलेंडर को कहाँ ले जाते हो? सिंक में ले जाते हैं। उस समय आप संपीड़ित करते हो उसको। उस समय आपका जो Q2 ऊष्मा जो उससे आपका बढ़ता है उसको वो किसको दे देता है? सिंक को दे देता है। मतलब इस समय जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा? सिंक को दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो आपका W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 ऊष्मा किसको दे दिया? उसने सिंक को दे दिया। तो इस समय कार्य W3 बराबर होगा, सूत्र आपका समतापी में किया गया कार्य का सूत्र क्या है आपका? RT2। अभी ताप कितना हो गया आपका? T2। समतापी संपीड़न में सिंक का ताप कितना बना हुआ है? T2। तो गैस का ताप आपका भी T2 है। लॉग अब आयतन कितना हो गया आपका? V3 से V4 हो गया। मतलब आयतन में कमी हो रही है। V3 अधिक था, अब आयतन में क्या हो गई? कमी। तो V3 ऊपर रहेगा और V4 नीचे रहेगा, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि V3 अधिक है और V4 कम है। तो आपका V3 अपॉन V4 या सूचर आरेख के क्षेत्रफल के रूप में बताएं तो कौन सा भाग आएगा? आप बताइए, कौन सा भाग आएगा? कहां से कहां परिवर्तित हुआ? C से D। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो कौन सा आपका क्षेत्रफल आएगा? CDC, इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो आपका थर्ड आ जाएगा सूचक आरेख C आगे आपका क्या है? DDC द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ये आ गया, इसको दे दो समीकरण 3। अब कौन सा कंडीशन बचा? लास्ट का कंडीशन बचा आपका शुद्धोष्म संपीड़न। मतलब आप क्या कर रहे हो? जो गैस सिलेंडर है उसको आप पुनः किस में ला रहे हैं? पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म में। तो वहां कौन सा संपीड़न होगा? यहाँ पर लाग के आप संपीड़ित करते हो गैस को। तो उस स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर रुद्धोष्म संपीड़न हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही आप संपीड़ित करोगे उसका ऊष्मा बढ़ेगा, ताप बढ़ जाएगा। मतलब पहले उसका ताप कितना था? यहाँ पर T2 हो गया था गैस का ताप। तो यहाँ बढ़ने के कारण पुनः क्या हो जाएगा? इसका ताप यहाँ से T1 हो जाएगा। और आयतन कितना हो गया? V4 हो गया था, V4 से V1 और दाब P4 से P1 हो जाता है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो चौथा कंडीशन आपका समताप रुद्धोष्म संपीड़न। इसमें W4 इक्वल टू आपका क्या होता है सूत्र? R अपन गामा माइनस 1 आपका T1 और T2 है। ताप जो पहले अधिक है उसको पहले ही रखेंगे, स्रोत का ताप अधिक है तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ये आ गया आपका समीकरण 4। और अगर सूचक आरेख में बताओगे तो कौन सा कंडीशन आएगा आपका? ये वाला भाग है, इसको नीचे मिला दिए एक्स अक्ष से, तो कौन सा भाग आएगा आपका? कौन सा भाग आएगा? D द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये आपका आएगा। तो
क्षेत्रफल के रूप में कार्य की गणना हो गई, तो इसको लिखेंगे अब इस चारों प्रक्रम में किया गया कार्य हो गया, अलग अलग निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, उस पूरे चक्रीय प्रक्रम में नेट कार्य कितना हुआ। तो कुल कार्य, अतः कुल कार्य W बराबर क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। तो यहाँ जोड़ सभी को रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 में माइनस चिन्ह है और 2 में प्लस चिन्ह है। इसका क्या कारण है, क्या कारण है? यहाँ पर 2 कंडीशन में क्या हुआ है आपका, यहाँ पर समतापी प्रसार हुआ है और यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार। यहाँ W1 कार्य हुआ, यहाँ क्या हुआ, W2 कार्य हुआ। जब भी प्रसार होता है तो प्रसार होता है तो गैस के द्वारा कार्य किया जाता है। गैस के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और गैस पर कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर गैस द्वारा कार्य किया जा रहा है, यहाँ इसलिए दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। यहाँ पर ऋणात्मक है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं। यहाँ पर आगे इसमें और इसमें जब संपीड़न होता है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको संपीड़ित कर रहे हैं, तो गैस पर कार्य हो रहा है, अतः वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन आपके ऋणात्मक के हो गए। अब W इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया था मान W1 का, R T1 log V2 अपान V1 प्लस R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 माइनस R W3 का मान कितना है, R T2 log V3 अपान V4 माइनस R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये वाला जो पद है इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा आपका, ये प्लस में है और एक माइनस में है, तो आपका क्या पद बचेगा, केवल W इक्वल टू R T1 log V2 अपान V1 माइनस R T2 log V3 अपान V4, ये आपका बचेगा। अब दक्षता बराबर क्या था आपका, दक्षता का सूत्र क्या था, दक्षता ईटा बराबर क्या था, W अपान क्या था, Q1, W अपान Q1 था। तो ये आपका क्या है, Q1 है और ये वाला भाग आपका क्या है, Q2। ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर Q1 ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और यहाँ पर क्या, ये वाला कौन सी कंडीशन थी, Q2 ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है। तो इस स्थिति में आपका सूत्र में मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, W की जगह ये आएगा, तो आपका क्या हो गया, R T1 log V2 अपान V1 माइनस R T2 log V3 अपान V4 अपान क्या होगा, R, यहाँ पर ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, R T1 log V2 अपान V1। इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मान, ईटा इक्वल टू
अलग अलग डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ माइनस RT2 log V3 अपान V4 अपान RT1 log V2 अपान V1। R से R कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1 log V3 अपान V4 अपान log V2 अपान V1। अब हमने P, V और T में संबंध निकाला था उस सूत्र से, चूंकि T TV गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है कांस्टेंट। तो आपका T1 पहले कंडीशन के लिए लगा देते हैं, T1 वहां पर आपका आयतन कितना है, T1 पर आयतन आपका कौन सा हो रहा है, V2, ये वाला कंडीशन ले रहे हैं आपका यहाँ पर, है ना। तो आपका आयतन कितना हो गया, V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 ताप कितना हो गया बाद में T2 और आयतन कितना हो गया V3 गामा माइनस 1। पहला कंडीशन, यहाँ से T1 अपान T2 कितना निकल जाएगा, V3 अपान V2 गामा माइनस 1, ये निकलेगा। अब इसी प्रकार दूसरे कंडीशन के लिए देख लेते हैं, कहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। तो कितना आ गया आपका T1 अपान T2 इक्वल टू V4 अपान V1 गामा माइनस 1। अब इन दोनों रिलेशन से पहला भाग ये है आपका, दोनों T1 इक्वल टू T2 इतना है और यहाँ पर T1 अपान T2 इतना है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः आपका V3 अपान V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू V4 अपान V1 गामा माइनस 1। यहाँ हो गया, दोनों तरफ समान घात है, हट जाएगा ये, तो आपका यहाँ V3 V4 को इधर लाओ तो V4 इधर आ जाएगा इक्वल टू आपका यहाँ पर V2 अपान V1। ये आया रिलेशन। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा होगा, 5, समीकरण 5। आपका V3 अपान V4 इक्वल आया V2 अपान V1। अब समीकरण 5 का मान कुल कार्य के मान में रखने पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, दक्षता के सूत्र में रखने पर ईटा इक्वल टू कितना निकाले थे, 1 माइनस T2 अपान T1 लॉग क्या था, लॉग क्या था आपका V3 अपान V4 अपान लॉग V2 अपान V1। तो वो क्या हो गया, ये दोनों तो बराबर हो गए, तो वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका समीकरण 5 से। तो आपका सूत्र क्या आ गया, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। ये हो गया कार्नो इंजन में दक्षता का सूत्र, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। ये हो गया दक्षता। आगे है कार्नो इंजन की अव्यावहारिकता, मतलब ये केवल क्या है, कल्पना मात्र थी। क्या बोला गया था, पिस्टन को क्या बोला गया है, इसको घर्षण रहित बोला गया है।
लेकिन ये संभव है क्या? नहीं, थोड़ा ना थोड़ा क्या रहता है, घर्षण रहता ही है। तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने कल्पना मात्र की थी कि क्या होगा, घर्षण रहित और पूर्ण कुचालक होगा। ऐसा व्यवहार में होना संभव नहीं है। दूसरा आपका क्या बोला गया है, जो स्रोत है और सिंक है, जो उसकी तापीय धारिता क्या माना गया है, अनंत माना गया है। ये भी व्यवहार में संभव नहीं है। तीसरा ये माना गया था आपका कि ये क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया बहुत ही धीरे धीरे होती है, तो ऐसा भी होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार कारणों का जो प्रमेय था वो था दो, इसके मेन दो भाग हैं आपका कारणों प्रमेय का, कि दिए हुए ताप पर किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता, दिए हुए दो ताप T1 और T2 पर ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं ताप पर कार्नो इंजन की दक्षता से हमेशा कम होगी। मतलब कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी, अन्य ऊष्मीय इंजनों की दक्षता से अधिक होगी यदि उन्हीं तापों के मध्य काम कर रहा हो। तो ये आपका क्या था, कार्नो का प्रमेय था। और दूसरा ये था जो कार्यकारी पदार्थ है इसमें जो लिया गया है वह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्या है, कारणों का प्रमेय है। तो आपका यहाँ तक, आज यहीं तक आपने क्या देखा, ऊष्मा इंजन और कारणों का प्रमेय।